सूडान पिछले कुछ दिनों से खबरों के सुर्खियों में है। सूडान में बॉम्बिंग हो रहा है, शेलिंग हो रहा है, ह्यूमन लाइफ इज एट रिस्क। इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया है, जिसमें इंडियंस को सूडान से इवैक्यूएट किया गया है। बाकी कंट्रीज के भी बहुत सारे नेशनल्स को रेस्पेक्टिव कंट्रीज वहाँ से इवैक्यूएट कर रहा है। मगर क्यों, क्या प्रॉब्लम है सूडान में? चलिए हम लोग समझेगा जड़ से, फ्रॉम द रूट। हाय, दिस इज अनिक मित्रा and in this video I will explain the crisis in Sudan. But before that, please don't forget to subscribe my channel and keep on watching this video till the end. सूडान का सिविल वार कोई नई बात नहीं है। सूडान्स हिस्ट्री इज कम्प्लीटली रैटल्ड विथ सिविल वार्स। 1956 में सूडान को इंडिपेंडेंस मिला। उससे पहले यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम और इजिप्ट एक साथ राज करता था। 1956 1 जनवरी डिक्लेयर हुआ सूडान का इंडिपेंडेंस। तब से लेके आज तक सूडान हैज़ एक्सपीरियंस्ड 4 सिविल वार्स। ये 4 सिविल वार में फर्स्ट सिविल वार जो हुआ था 1955 से 1972 तक 17 लॉन्ग ईयर्स का सिविल वार सूडान में चला। सेकेंड सिविल वार जो सिविल वार की हिस्ट्री में लॉन्गेस्ट है वो है 1983 से 2005 तक, 22 ईयर्स। इसके अलावा वॉर ऑफ दारफूर एक वेस्टर्न रीजियन है सूडान का, तो वॉर ऑफ दारफूर 2003 से 2010 तक करीब 7 ईयर्स सिविल वॉर चला दारफूर में। उसके बाद 2011 में 9 जुलाई 2011 साउथ सूडान अलग हो गया। दे फॉर्म्ड अ सेपरेट कंट्री। तो साउथ सूडान अलग होने के बाद फिर 2013 से 2020 तक फिर वापस कंट्री में सिविल वॉर चल रहा था। तो क्या है इस वार का जड़? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। सूडान के कॉन्फ्लिक्ट का जड़ है उमर हसन अहमद अल बशीर, जो 1989 में सूडानीज आर्मी के ब्रिगेडियर हुआ करते थे। और बीइंग द ब्रिगेडियर जनरल वो कुछ मिलिट्री कॉर्प्स को लेके तब का जो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट था उसको ओवरथ्रू करके पावर कैप्चर कर लिया। तो 1989 से ये अल बशीर सूडान को कंट्रोल कर रहे थे। अल बशीर एक मिलिट्री लीडर होने के बावजूद भी अपने आप को एक डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया। उसके लिए वो 1992 में एक नेशनल पार्टी फॉर्म किया जिसका नाम हुआ नेशनल कांग्रेस पार्टी। और 1992 से 2019 तक वो पार्टी ही डोमिनेंट पार्टी रहा कंट्री में। अल बशीर का मकसद था एक इंटरनेशनल फेस बनने का, तो उसके लिए वो इलेक्शन कंडक्ट किया डेमोक्रेसी, कंट्री में डेमोक्रेसी दिखाने के लिए। सूडान का जो डेमोक्रेसी था वो था नाम के बस था। सूडान में जो इलेक्शन हुआ वो था कंप्लीट मास्किंग। तो 3 इलेक्शन जो अल बशीर जीते थे वो टोटल मास्किंग ही था। 2009 के मार्च में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अल बशीर को कॉन्विक्ट किया मास किलिंग, रेप और सिविलियंस प्रॉपर्टी लूट के एक्यूजिशन में। जुलाई 2008 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अल बशीर को एक्यूज़ किया जेनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और वॉर क्राइम इन दारफूर के लिए। 12 जुलाई 2010 इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक सेकेंड वारंट इशू किया जेनोसाइड के एलिगेशन में। ये वारंट सूडानीज गवर्नमेंट को डिलीवर किया गया। और सूडानीज गवर्नमेंट तो वो बॉडी था जो अल बशीर का ही रिप्रेजेंट करता था, और ना तो ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को रिकॉग्नाइज करता था, ना ये इस वारंट को रिकॉग्नाइज किया। दिसंबर 2018 अल बशीर के अगेंस्ट में लार्ज स्केल प्रोटेस्ट शुरू हो गया कंट्री में उसके रिमूवल के लिए। 2019 में
अल बशीर अब्देल फताह अल बुरहान को सूडानीज़ आर्मी का इंस्पेक्टर जनरल बनाया। तो ये बुरहान कैरेक्टर आया कहाँ से? बुरहान वॉज लीडिंग सूडानीज़ फोर्स इन येमेन। येमेन में सूडानीज़ फोर्स सऊदी लेड जो कोalition था उसका ही हिस्सा था। अल बशीर इलेक्टेड डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी पूरा मिलिट्री को कंट्रोल करता था और अपना रिप्रेजेंटेटिव के हिसाब से ही वो अल बुरहान को अपॉइंट किया था मिलिट्री जनरल के हिसाब से। उस समय सूडान का पैरामिलिट्री फोर्स जिसका नाम था रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी कि RSF, इसका लीडर थे जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। मगर उसके मन में इस बात का डर था जो वो खुद किए थे। मिलिट्री चीफ होने के बावजूद वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था उसको ओवरथ्रो करके पावर कैप्चर किया था, वो सेम चीज़ उनके साथ ना हो। कॉन्केस्ट के डर से अल बशीर अपना मिलिट्री चीफ अल बुरहान पे पूरा भरोसा किए बगैर वो ग्रेजुअली पैरामिलिट्री फोर्स का चीफ दगालो को एम्पावर किया। तो ग्रेजुअली दगालो का इम्पोर्टेंस भी सूडान के पॉलिटिक्स में बढ़ गया। अब येमेन वार के ज़रिए जनरल अब्देल फताह अल बुरहान और जनरल मोहम्मद हमदान दगालो दोनों एक साथ काम किए थे और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी थे। अल बशीर के अगेंस्ट पब्लिक प्रोटेस्ट के बीच में फाइनली 11 अप्रैल 2019 पैरामिलिट्री चीफ दगालो का सपोर्ट लेके अल बुरहान अल बशीर को उखाड़ फेंका। अल बशीर वॉज हाउस अरेस्टेड और अल बुरहान सूडान के डी फैक्टो रूलर बन गए। मैसिव पब्लिक प्रोटेस्ट के बीच में जब अल बुरहान एक्स प्रेसिडेंट अल बशीर को उखाड़ फेंका, तब वो टेलीविज़न के सामने सबसे पहला डिक्लेरेशन ये किया कि जो प्रोटेस्टर्स को प्रिजन किया गया था अल बशीर के टाइम पे, वो सबको रिलीज़ कर दिया जाए। इतना सब के बावजूद भी सूडान में डेमोक्रेसी नहीं आया। सूडान का फेट, खार्टूम का फेट बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। चेंज जो हुआ वो था सिर्फ और सिर्फ रेजिम। सूडानीज़ फिर वापस से डेमोन्स्ट्रेशन चालू किया, मगर फेट बदला नहीं था। अल बशीर के जैसा ही अल बुरहान भी अपना दबदबा कायम रखा। पीसफुल प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए मास किलिंग हुआ। बन गया काला दिन 3 जून 2019 खार्टूम मैसेकर। अपना पोजीशन थोड़ा स्टेबल करने के बाद ही अल बुरहान अपना इंटरनेशनल रिलेशन स्ट्रॉन्ग बनाने पे ध्यान दिया। वो UAE, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट के साथ अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किया। इस दौरान वो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो से भी मिले। अपना डेमोक्रेटिक फेस दिखाने के लिए अल बुरहान एक पार्टी फॉर्म किया, ट्रांजिशनल सॉवरेनिटी काउंसिल, और खुद उसका चेयरमैन बन गए और डगालो को उसका वाइस चेयरमैन बना दिया। TSC एक्चुअल में एक कोalition था, मिलिट्री ग्रुप जिसको मिलिट्री जानता बोला जाता था और सिविल पॉलिटिकल बॉडी, इस दोनों का कोalition। और ये तय हुआ कि ये TSC 39 मंथ्स का एक टेन्योर होल्ड करेगा, जिसमें मिलिट्री जानता 21 मंथ्स रूल करेगा और 18 मंथ्स सिविल पॉलिटिकल ग्रुप रूलिंग करेगा। नवंबर 2021 को मिलिट्री जानता का रूलिंग टेन्योर ख़त्म हो रहा था। बस अपना रूलिंग टेन्योर ख़त्म होने से पहले जनरल बुरहान उसका जो सिविल पॉलिटिकल काउंटर पार्ट था उसको फोर्सफुली रिमूव कर दिया। इस इंसिडेंट्स को सूडान कू डेटा बोल के रेफर किया जा रहा है। अब शुरू होता है मेजर कॉन्फ्लिक्ट का इमीडिएट रीज़न, जब
अल बुरहान अपना आरएसएफ काउंटर पार्ट डैगालो का कॉन्सेंट लिए बगैर अल बशीर के ज़माने के कुछ मिनिस्टर्स को रीअपॉइंट करना चालू किया। डैगालो को ग्रेजुअली समझ में आया कि बुरहान उसके साथ डबल क्रॉस कर रहा है, तो वो भी चुप नहीं बैठा, वो भी अपना रेबेल लीडर्स के साथ एक कोalition बनाया। अब अल बुरहान मोहम्मद हमदान दगालो के अगेंस्ट में डायरेक्ट जंग छेड़ दिए। हमदान दगालो का सपोर्टर्स को मारने के लिए एयर अटैक से लेके रॉकेट अटैक्स तक बॉम्बिंग, शेलिंग सब कुछ होना चालू हो गया। पहले उसका कैपिटल खार्टूम में और ग्रेजुअली वो बाकी सिटीज़ में भी स्प्रेड हो गया। लाइफ केम एट रिस्क, सिविलियंस के लिए लाइफ थ्रेट हो गया सूडान। वो अपने कंट्री से भागना चालू किया। कंट्री में तो ना है पानी ना है खाना, तो वो नियर बाई कंट्रीज़ में भागने का कोशिश कर रहा है। काफ़ी लोग अपना जान गंवा बैठे हैं। जो वेरियस कंट्रीज़ के नेशनल है उस कंट्री में, तो उसको रेस्पेक्टिव कंट्रीज़ रेस्क्यू करने का कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के लाइफ इन सूडान इज़ क्रिटिकल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो समझ लेते हैं सूडान का इकोनॉमी। सूडान का जीडीपी करीब 34 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो समझने के लिए कितना बड़ा है ये 34 बिलियन यूएस डॉलर, एक बेंचमार्क के तौर पे हम इंडिया को ले लेते हैं। चलिए, इंडिया का इकोनॉमी 845 बिलियन यूएस डॉलर का है। एक कंपैरिजन में समझ में आ रहा है सूडान का इकोनॉमी काफ़ी छोटा है। अगर जीडीपी पर कैपिटा देखते हैं तो सूडान का जीडीपी पर कैपिटा $752 के पास है, जहाँ पे इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा 2300 यूएस डॉलर से ज़्यादा है। अगर करेंसी का बात करें तो सूडान का करेंसी है सूडानीज पाउंड, और 7 सूडानीज पाउंड 1 इंडियन रुपी के बराबर है। सूडान का इन्फ्लेशन का हालत भी बहुत ख़राब है। करीब 65% का इन्फ्लेशन है सूडान में, जहाँ इंडिया जैसे कंट्री में 7% इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो कुल मिला के यही था सूडान का स्टोरी। एट द एंड आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई heartfelt condolences for the people who has lost their life in Sudan, and I also pray for the safety of people of Sudan. At the end, I would like to request not to forget to subscribe my channel and like this video.